हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, ये जो आज का वीडियो बनने जा रहा है, इसमें घटना चक्र का जो पॉइंटर है उसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री कवर करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि घटना चक्र के पॉइंटर में पिछले साल के जो आए हुए प्रश्न हैं उन्हें पॉइंट वाइज इंगित किया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें फर्स्ट हेडिंग है पाषाण काल। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद। भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया, थॉमसन ने किया। पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान आदमगढ़ है। आदमगढ़ में पशुपालन के प्रमाण सबसे पहले मिले। चौपानी मांडो, काकोरिया, महदहा और सराय नाहर स्थलों में से हड्डी के उपकरण कहाँ प्राप्त हुए हैं? महदहा में। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए, कहाँ से? महदहा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, दमदमा से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम आरंभ हुई नवपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से, वहां से धान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग और लौह युग में किस युग को चैल्कोलिथिक पीरियड कहा जाता है? तो यहाँ पर आप जान लीजिए, ताम्रपाषाण काल को चैल्कोलिथिक पीरियड कहा जाता है। आमरी, मेहरगढ़, कोटडीजी और कालीबंगा में वह पुरा स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़ एक ऐसी जगह है जहां पर पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक अवशेष प्राप्त हुए हैं। नवदा टोली का उत्खनन किसने कराया? एच.टी. सांकालिया ने। नवदा टोली अवस्थित है मध्य प्रदेश में। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। राख का टीला, बुधिहाल, संगनकल्लू, कोल्डी हवा तथा ब्रह्मगिरी में से जिस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुआ है वह है संगनकल्लू। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं भीमबेटका से। अजंता, भीमबेटका, बाघ तथा अमरावती में से वह स्थल जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं अब्दुल्लागंज, रायसेन जिले में, जो कि मध्य प्रदेश में है। गैरिक मृदबांड ओपसीपी का नामकरण हुआ हस्तिनापुर में। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर। ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरान तथा मस्की में से वह स्थल जहां से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। बुर्जहोम अर्थात बुर्जहोम में जो कंकाल प्राप्त हुए हैं उनके साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। तो ऐसी मान्यता है कि मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था। बुर्जहोम, कोल्डी हवा, ब्रह्मगिरी एवं संगनकल्लू में गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। बिंद क्षेत्र का वह शिलाशय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं लेखैया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभागों और मंत्रालयों में से संलग्न कार्यकालय हैं। संस्कृति मंत्रालय का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति, आइए हम लोग देखते हैं सिंधु सभ्यता से जो फैक्ट एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं वे हम देख लेते हैं एक बार। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतया आश्रित होता है संस्कृति पर। हड़प्पा सभ्यता संबद्ध है सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। आदि ऐतिहासिक युग ऐसा युग होता है जिसमें आपको लेखन कला के प्रमाण तो मिले हैं, लेखन के साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन वे लिपियां अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी हैं। जैसे कि सिंधु सभ्यता की जो लिपियां हैं, जो मोहरों पर अंकित लेख हैं, वे हमें लिखे हुए अक्षरों के रूप में दिखाई तो देते हैं, लेकिन अभी भी उनको पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है। तो आदि ऐतिहासिक युग वही युग होता है जिसमें लेखन के साक्ष्य तो प्रस्तुत हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता है या अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृद भांड।
सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि सिंधु घाटी के पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी और इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में सही सुमेलन है। देखिए यहाँ पर उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, अलग अलग लेखकों का अलग अलग मत है। E.J.H. मैके ने ये बताया कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर के लोगों के पलायन से हुई। मार्टिन व्हीलर कहते हैं कि पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन हुआ। अमलानंद घोष हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ बताते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य या प्री आर्यन सभ्यता से। गाय, हाथी, गैंडा और बाघ पशुओं में वह जिसका हड़प्पा में पाई गई टेराकोटा की कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ है, तो गाय का किसी भी मोहर पर गाय का चित्र अंकित नहीं पाया गया है। प्राचीन स्थल एवं पुरातत्वीय खोज। लोथल ये हड़प्पा सभ्यता का गोदीबाड़ा था। जुता हुआ खेत कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख धौलावीरा से और पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति बनवाली से प्राप्त हुई है। इसी प्रकार अगला है हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के किनारे और पैठन गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा रावी नदी, कालीबंगा घग्गर, लोथल भोगवा नदी और रोपड़ सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना सिंधु सभ्यता में की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे स्थलों के लिए और अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए और अपने उद्योगों के लिए। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। लोथल गुजरात में है। कालीबंगा राजस्थान में है और रोपड़ पंजाब में है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा, दायमाबाद महाराष्ट्र में, राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। मांडा जम्मू कश्मीर में है। दायमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान और राखीगढ़ी हरियाणा में। हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल हैं। ऐसे स्थल जो कि हड़प्पा संस्कृति संबंध रखते हैं और सिंध प्रांत में जो कि पाकिस्तान में पड़ता है वहाँ अवस्थित हैं। आइए देखते हैं। मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, जुडेर जोदड़ो, आमरी, कोटदीजी और अली मुराद ये स्थल सिंध में अवस्थित स्थल हैं। चन्नूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया J.H. मैके ने। कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल एवं आलमगीरपुर में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है हड़प्पा। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है सौराष्ट्र गुजरात में। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरा स्थल है पंजाब का। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो भारत में स्थित है लोथल गुजरात में। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है वह स्थित है भोगवा नदी पर। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था लोथल। सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़ और नागपट्टनम में से वह जो हड़प्पा का बंदरगाह है लोथल। कालीबंगन, रोपड़, पाटलिपुत्र तथा लोथल में से वह जो सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। देखिए कालीबंगा, रोपड़ और लोथल तो हड़प्पा से रिलेटेड करते हैं, लेकिन पाटलिपुत्र जो है वो हड़प्पा सभ्यता से रिलेट नहीं करता है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल राखीगढ़ी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल मोहनजोदड़ो। देखिए यहाँ दो हैं लेकिन दो स्टेटमेंट अलग अलग है। भारत का सबसे बड़ा अगर हड़प्पा स्थल पूछा जाएगा तो राखीगढ़ी है और हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा पुरा स्थल है वो मोहनजोदड़ो है जो कि विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला गया। इसलिए भारत का राखीगढ़ी और पूरे हड़प्पा का पूछा जाएगा तो मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे मातृ देवी की, पशुपति की, लिंग एवं योनि की, पशुओं की, नाग की एवं वृक्षों की। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं राखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज तथा दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज।
आइए हम खोज और स्थलों के बारे, खोज और उनसे संबंधित जो लोग हैं उनके बारे में जानते हैं। हड़प्पा, दयाराम साहनी ने इसकी खोज और इसका उत्खनन कराया। लोथल का एस.आर. राव ने, सुरकोटड़ा जेपी जोशी और धौलावीरा का उत्खनन भी जेपी जोशी साहब ने ही किया है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वो ए कनिंघम साहब हैं। आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स तथा वी.ए. स्मिथ में से वह जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। वी.ए. स्मिथ, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल तथा मोहनजोदड़ो में से वह स्थल जहां से घरों में कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो सही कालक्रम है। देखिए यहाँ पर 4 शब्द दिए गए थे, नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत मुद्रा और सोने के सिक्के। इनका सही कालक्रम भी यही है। सबसे पहले हड़प्पा संस्कृति आई जो कि एक नगरीय संस्कृति थी। उसके बाद वैदिक काल में लोहे का हल, लोहे की खोज हुई तो लोहे का हल पाया गया। उसके बाद आहत मुद्रा और सोने के सिक्के सबसे बाद में आए। तो इनका सही कालक्रम नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत मुद्रा और सोने के सिक्के हैं। सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया था वह है तांबा। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है लोथल से। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है वह है लोहा। आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो तथा बनावली में वह स्थल जो घग्गर और उसकी सहायक नदी घाटी में स्थित है। बनावली, मोहनजोदड़ो, यहाँ पर कथन और कारण का एक क्वेश्चन है। देखिए कथन, मोहनजोदड़ो हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के साथ जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ए और आर मतलब कारण और कथन दोनों सही हैं, किंतु आर स्पष्टीकरण नहीं है ए का। अर्थात मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर विलुप्त हो गए, ये बात सही है, और खुदाई के दौरान प्रकट हुई, ये भी सही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है हड़प्पी नगर। जो धौलावीरा है वह गुजरात में स्थित है और वह हड़प्पी नगर जो 3 भागों में विभाजित किया गया है वो धौलावीरा है। देखिए प्रायः हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं उनको 2 भागों में विभाजित किया जाता था, जिसमें कि एक सामान्य लोगों के रहने के लिए निचला शहर और एक 2 टीला जिस पर दुर्ग बना हुआ था जो अधिकारी वर्ग के लिए था। लेकिन जो धौलावीरा शहर है इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें 2 टीले और एक सामान्य नगर पाया गया है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। 79 धौलावीरा, लोथल एवं कालीबंगा में से वह स्थल जहां से द्विस्व या डबल बरियल का प्रमाण मिलता है वह है लोथल एवं कालीबंगा। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं मानव समाधान। सनौली जो अभी हाल में ही कुछ वर्षों में फेमस हुआ है वहां पर मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, और जब उनका C14 के तहत कार्बन 14 विधि के तहत समय निकाला गया तो वे भी हड़प्पा सभ्यता के समकालीन ही पाए गए हैं और अभी क्या है उस पर शोध चल रहा है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया भारत में। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। वह पशु जिनका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है वे हैं घोड़ा, गाय और ऊंट। घोड़ा, गाय और ऊंट का अंकन हड़प्पा से प्राप्त मोहरों पर नहीं मिलता है। जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं वह है शेर। मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी मिस्र की सभ्यता। माया, एजिटेक, मुइस्का और इंका सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण के सही क्रम है एजिटेक, माया, मुइस्का और इंका। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम
प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया सभ्यता। सुमेरिया सभ्यता में सबसे पहले उचित प्रणाली मतलब सही ढंग की प्रणाली लेखन की प्रचलित हुई, इसीलिए लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सभ्यता जो पहली कहलाती है वह सुमेरिया सभ्यता कहलाती है। वैदिक काल, आइए वैदिक काल से रिलेटेड जो फैक्ट हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं वे हम देख लेते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। त्रयी नाम है 3 वेदों को, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं है। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का नामोल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर की महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद बलिदान विधि से और सामवेद संगीत से। ऋग्वेद में श्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद में श्रोत एवं कर्मकांड हैं। सामवेद संगीतमय श्रोत हैं और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के बारे में चर्चा की गई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद तथा सामवेद चारों वेदों में से वह जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है अथर्ववेद में। ऋग्वेद में 1028 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय। सामवेद का ब्राह्मण पंचविश ब्राह्मण, अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण और यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण। ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है 9वां मंडल। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में वह जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है सामवेद में। तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी एवं हस्तिनापुर में से वह स्थल जिसकी खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। अतरंजी खेड़ा से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। ऋग्वेद परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण तथा उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद। मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख हुआ श्वेताश्वर उपनिषद में। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जिस उपनिषद से प्राप्त होता है वह है कठोपनिषद। उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे केकय के। अशुपति जो थे राजा वे केकय देश के शासक थे। वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? वैदिक संहिताएं वेदों को ही वैदिक संहिताएं कहते हैं। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक और उपनिषद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। वैदिक नदी आस्किनी की पहचान की जाती है चेनाब से। ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वह है कुभा एवं क्रमु। वैदिक नदियां जिनका प्राचीन नाम दिया हुआ है और आधुनिक नाम दिए हुए हैं इनको सम्मिलित करते हैं। कुभा को काबुल कहा जाता है। परुषणी जो है इसका नाम अब रावी है। सदा नीरा जिसे गंडक कहा जाता है। शतुद्री सतलज वह प्रथा जो चातुष्ट जो वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई। जो 4 आश्रम हैं प्रथा चातुष्ट भी कहा जाता है उनको, तो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में सत्य है, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत एवं कर्तव्यों की संकल्पना था और रीत जो है वो मूलभूत नैतिक विज्ञान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। अग्नि, बृहस्पति देव तथा इंद्र वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना गया है। बृहस्पति को सभी वैदिक देवताओं का पुरोहित माना गया है। लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती तथा सावित्री में ब्रह्मवादिनी वह है जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की है। लोपामुद्रा ने वेद मंत्रों की रचना की है। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए किया जाता था, किंतु परवर्ती काल में निष्क शब्द का प्रयोग किस लिए हुआ है? सिक्के के लिए। ऋग्वैदिक काल में निष्क एक आभूषण था जो गले में पहना जाता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, निष्क शब्द को सिक्के के लिए प्रयोग किया जाने लगा। 14वीं सदी ईस्वी का बोगाज कोई अभिलेख महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों के नामोल्लेख प्राप्त होता है।
मानसेरा, शहबाजगढ़ी, बोगाजगोई तथा जूनागढ़ अभिलेखों में वह जो ईरान से भारत में आर्यों के आगमन की सूचना देता है, बोगाजगोई। शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है, वे हैं बाल गंगाधर तिलक। पुरुष में का उल्लेख हुआ है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, ऋषि गौतम राहुगढ़। ऋषि गौतम राहुगढ़ जो हैं वे राजा विदेह माधव से संबंधित थे। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता है अंग और मगध को। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ ऋग्वैदिक काल में। गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्य प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ आदि कर्मकांड करते थे। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड में। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युग या 10 राग युग जो है लड़ा गया युद्ध, वो कहाँ लड़ा गया? परुषणी या राविंदी के किनारे। सिंधु, सरस्वती, वितस्ता तथा यमुना में से वह नदी जिसे ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा के रूप में संबोधित किया गया है, वह सरस्वती नदी है। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन थे यदु, द्रुहु, पुरु, अनु एवं तुर्वस। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था शिकार। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद से रिलेट करता है, वह जौ है। यव शब्द जौ के लिए प्रयोग किया गया है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया अथर्ववेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववादी था। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र के 12 सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं अग्नि से। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता इंद्र। युद्ध का देवता कौन था ऋग्वेद में? इंद्र को कहा जाता है। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता भी इंद्र ही है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा है ब्राह्मण युग से। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र मिलता है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की रचना की गई है विश्वामित्र द्वारा। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं पुराणों के। पुराणों की संख्या है 18। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप में लिखी गई है संस्कृत में। महाभारत मूलतः जानी जाती है जय संहिता के रूप में। हिंदू पौराणिक कथा के रूप में समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया उसका नाम वासुकी। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई है धर्मशास्त्र समय में। सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है मुंडकोपनिषद से। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है छांदोग्य उपनिषद में। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता संबंधित है ईरान से। अवेस्ता ईरान का एक ग्रंथ है। वैदिक काल में अधन्या माना गया है गाय को। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कुल, वंश, कोष तथा गोत्र शब्दों में से वह शब्द जो शेष 3 वर्ग का नहीं है, कोष। संस्कारों की संख्या है 16। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था उपाध्याय।